जय हिंद फ्रेंड्स। और इसी बात को ध्यान में रखकर विलियम सेकंड ने ऑस्ट्रिया को बैकिंग दे दी। अब जब ऑस्ट्रिया को बैकिंग मिल गई, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला कर दिया। हालांकि सर्बिया सारे कदम उठा रहा था। सर्बिया यहां तक सर्बिया ने ऑस्ट्रिया से कहा कि भाईजान, हम एक यूरोपीय सम्मेलन बुला लेते हैं और जो यूरोप के देश हमसे कहेंगे हम मान लेंगे। अरे ऑस्ट्रिया ने कहा भाड़ में गया तुम्हारा सम्मेलन। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला कर दिया। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला कर दिया, रूस आ गया सर्बिया की मदद करने के लिए, क्योंकि स्लावों का नेता है ये। स्लावों का नेता कौन? रूस। जब रूस आया सर्बिया की मदद करने के लिए, फ्रांस को आना पड़ा। फ्रांस को आना पड़ा क्योंकि दोनों मित्र हो गए थे डुअल अलायंस में। 1878 के बाद दोनों दोस्त हो चुके थे, फ्रांस और रशिया। अब जब रशिया आ गया सर्बिया की मदद करने, तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को अनकंडीशनल बैकिंग दे दी। अनकंडीशनल। एक तरफ तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को अनकंडीशनल बैकिंग दे दी, और दूसरा बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पे हमला कर दिया। बेल्जियम से रास्ता मांगा। फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर आमने सामने, सीधा हमला करो। बेल्जियम से रास्ता मांगा, बेल्जियम से। शेलिफ प्लान, शेलिफ प्लान, शेलिफ प्लान के अंतर्गत बेल्जियम के रास्ते फ्रांस को टारगेट किया। बेल्जियम से रास्ता मांगा, कहां में रास्ता दो। बेल्जियम से रास्ता मांगा, बेल्जियम से। अब दिमाग देखिए इसका, विलियम सेकंड का। बेल्जियम से रास्ता मांगा। बेल्जियम किसके प्रोटेक्शन में था? इंग्लैंड के। दुनिया में लड़ो जरूर। फिर से इस लाइन को दोहराऊंगा, दुनिया में लड़ो जरूर। युद्ध करो, युद्ध। लेकिन जब भी लड़ो, अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। भिखमंगों से कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं। रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़। जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो? नहीं। अरे रिक्शा वाला लड़ने की चीज है। मुखर्जी नगर में एक बार मेरा कॉलर पकड़ के उतार दिया रिक्शा वाला। मेरे साथ मेरे मित्र थे बस्ती के प्रेम सुधाकर पांडे, वो कूद पड़े रिक्शे वाले पर। मैंने कहा, बुजुर्ग सा रिक्शे वाला था, मैं फोन पे बात कर रहा था। मेरी पिच वैसे भी थोड़ी सी तेज है, तो एक बार वो मुझे टोक चुका था कि भैया धीरे बोलिए, टेंशन हो रहा, डिस्टर्ब हो रहा है रिक्शा चलाने में। हमने कहा अच्छा भैया। फिर मैं भूल गया, फिर मेरी पिच हाई हो गई। वो उतरा, उसने मेरा कॉलर पकड़ा। अरे मैंने कहा भैया, पांडे जी कूद गए। मैंने कहा अरे जीवन में लड़ना है, हर आदमी से नहीं लड़ना है। जीवन में लड़ना है, हर आदमी से नहीं। जितने लोग हर आदमी से लड़ते हैं वो भिखमंगे हैं। फेसबुक पे तो कभी कभी मैं देखता हूं लड़ाई होते हुए, अरे बाप, पर्सनल हो जाते लोग, गाली देने लगते हैं। आठ तरी लोग राम के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, अपने अब्बा के लिए ना लड़ेंगे। हो सकता है उनके अब्बा 4 घंटे से पानी मांग रहे हो, उसके लिए कोई ना जाएगा। हो सकता है पिताजी सुबह से कह रहे हो कि बेटा बाहर जाके मेरी दवा लिया, वहां ना जाएंगे। राम के लिए लड़ रहे, राम के लिए। अरे राम खुद ही बाहुबली अपने लिए लड़ लेंगे, तू क्या लड़ेगा? अल्लाह के लिए तुम लड़ोगे? खड़े हो नहीं पा रहे हो, हवा चल रही है तो हिल रहे हो, अल्लाह के लिए लड़ोगे? पहले अपने लिए लड़ो, खुद के लिए लड़ो। हमेशा उस आदमी से जिससे लड़ने पर 1000 करोड़ का फायदा हो रहा है। आप जर्मनी को इन भिखमंगों से थोड़ी लड़ना। रशिया भिखमंगा, खुद ही कोलैप्स हो गया वर्ल्ड वॉर की वजह से। फ्रांस भिखमंगा, बेल्जियम, उसको इनसे नहीं लड़ना था,
उसकी नजर किस पे थी? बॉस पे, इंग्लैंड पे। उसको लड़ना था इंग्लैंड से। बेल्जियम इंग्लैंड के प्रोटेक्शन में था। उसने बेल्जियम से रास्ता मांगा, कहा रास्ता दो। बेल्जियम ने कहा हम ना देंगे रास्ता। उसने बेल्जियम पे हमला कर दिया। उसने जब बेल्जियम पे हमला कर दिया तो इंग्लैंड को आना पड़ा, क्योंकि बेल्जियम इंग्लैंड की सुरक्षा में था। और जैसे ही इंग्लैंड कूदा वॉर में, बस प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। विश्व युद्ध शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। लड़ाई नहीं हो खत्म होगी जिंदगी में सर। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाकर मार डालेगी। हवाई जहाज में बैठना एक सपना हो जाएगा, अमेरिका जाना एक सपना हो जाएगा, नाइक का एयर मैक्स पहनना एक सपना हो जाएगा। लड़ाई तो होगी ही सर। तो जब लड़ना ही है जब लड़ना ही है, लड़ना तो है सर। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। खाना पीना और शौच करना ये जीना नहीं है। लड़ाई चलती रहना चाहिए। हमसे बड़े सारे लोग कहते हैं कि क्यों इतना टेंशन लेते रहते हो, नई नई चीज करते रहते हो, क्या चाहिए? क्यों बता दें क्या चाहिए? तुम सब धन्यभागी हो भाई। आप में से बहुत सारे लोग आईआईटी में हैं, लॉयर हैं, फिर आईएएस की तैयारी शुरू कर देते हैं। आप योद्धा हैं। 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए। 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए। अब अगर देश को बचाना है तो इस देश के ब्यूरोक्रेटों को आगे आना पड़ेगा, वो भी युवा अन्नामलाई जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। हारना जीतना तो एक अलग चीज है, क्योंकि इन बदमाशों से ये आम आदमी ना निपट पाएंगे। आपको आना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेट्स 5 साल नौकरी करो, 10 साल नौकरी करो, रिजाइन कर दो, एक इलाका चुन लो, इलेक्शन लड़ो। और जिस दिन 350-400 ब्यूरोक्रेट भारत के पार्लियामेंट में पहुंच गए, सुपर पावर सर। यही एक रास्ता है। भारत का जब भी सुधार होगा ऊपर से होगा सर, क्योंकि नीचे की जनता बहुत इनोसेंट है सर। 70% इतनी इनोसेंट है, आप इसको समझाने जाओगे या आपको मार के भगा देगी। इस देश की 70% जनता इनोसेंट है। उस 70% इनोसेंट जनता को 20% बदतमीजों ने बहका रखा है। ब्राह्मणों ने शोषण किया तुम्हारा, ब्राह्मणों ने शोषण, ब्राह्मण। अभी एक मेरे मित्र है, कोरोना में महामृत्युंजय का जाप करा रहे थे और इलेक्शन के टाइम पानी पी पी के ब्राह्मणों को गाली देते हैं। हमसे कहा यार वो नेहरू विहार वाले पंडित जी आवत, उनको बुलवा दो यार, श्रीमती की तबीयत खराब है, महामृत्युंजय का जाप करा। मैंने कहा तुम, अरे कैसा मजाक कर रहे हो यार। कहा देखो यार, राजनीति अलग चीज है, जीवन अलग चीज है। और 10% जो इस देश के पढ़ा लिखा समृद्ध तबका है, इंटेलेक्चुअल तबका है, वो बेचारा असहाय है। वो मुसलमान अगर अपने कौम को समझाने जाता, वो कहता है संगी 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 संग, बीजेपी का पैसा खाया है। अगर हिंदू अपने लोगों को समझाने जाता, वो कहता है ये तो मौलाना कश्मीरी इसको पैसा भेज रहे हैं। बड़ी दिक्कत है सर। मेरे बड़े सारे मुसलमान दोस्तों कहते हैं इस बात को कि यार हम कैसे अपने लोगों को समझाएं। तो उसका एक सिंपल सा रास्ता है, ब्यूरोक्रेसी। विश्व युद्ध शुरू हो गया। विलियम सेकंड की पूरी तैयारी, लेकिन फिर भी विलियम सेकंड हार गया।
क्यों? अब यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि विलियम सेकंड हारा क्यों? इतना ताकतवर, इतना समृद्ध, हर फ्रंट पर तैयारी,